वेलकम जी, वेलकम बैक। आई थिंक आपको आइडिया हो गया कि कल का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इंडेक्स नंबर्स, वो बेसिकली क्या है। हम कंपैरिजंस करना चाहेंगे विद रेफरेंस टू सम वैल्यू। क्या कंपैरिजन कि जी ये जो कमोडिटी है, हम कहते हैं ना महंगाई हो गई, तो स्टेट बैंक एक नंबर नहीं देता इतने परसेंट हो गई। हाँ, ये नहीं कहता इतने रुपए हो गई, वो कहता है इतने परसेंट महंगाई की शराब ज्यादा हो गई, 2.5 या 2.3 या 2.1। तो वो क्या समझता है कि पिछले माह 100 रुपया था, जो भी था, दूध था तो वो 100 रुपए का, पेंसिल थी 100 रुपए की, जो चीज भी है 100 रुपए की। और इस साल अब इस माह जो है वो 110 हो गई, तो नंबर आ गया 10%। 12 हो गई, 112 हो गई, नंबर आ गया 12%। तो परसेंटेज फॉर्म में तो इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है कि 10 रुपए के, वो इसलिए भी कि किसी आइटम में 10 रुपए की कीमत का बढ़ना बहुत बड़ी कीमत है। लाइक दूध है, 10 रुपए लीटर बढ़ना बहुत कीमत है। जो आपका कैलकुलेटर है, 10 रुपए कीमत बढ़ना कोई मायने नहीं रखता। 500 रुपए का आ रहा था, 510 हो गया, तो फिर दोनों जगह 10 है, वहां कहते हैं बहुत बड़ी, यहाँ कहते नहीं, तो ये ठीक नहीं था। तो इसीलिए हमने इसको परसेंटेज में कंपैरिजन किया। और जो भी अगर आप कोई इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, तो जो कुछ न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में रखा हुआ होता है, उसको हम 100 कंसिडर करते हैं। एंड देन जो भी आंसर परसेंटेज फॉर्म में आता है, तो पता चलता है वो 100 है, ये 80 है, तो हम कहते हैं 20% कम विद रेफरेंस टू द बेस वैल्यू। और अगर वो 100 से ज्यादा है, तो हम कह देते हैं 20% या 30% ज्यादा विद रेफरेंस टू द बेस वैल्यू। तो इसलिए हम वो इंडेक्स नंबर से बात कर रहे हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर जब सिर्फ एक चीज का कंपैरिजन कंसर्न हो। कंपोजिट इंडेक्स नंबर जब एक से ज्यादा क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व हो, और उसके फिर दो मेथड है, वेटेड करना है कि अनवेटेड करना है। कल हमने बात की फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड। आपके पास चूंकि सिर्फ कॉटन एक आइटम था, सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल यहां इसलिए कि देयर इज ओनली वन आइटम। फिक्स बेस मेथड से कैलकुलेशन कर दी मैंने, एक ही स्टेप है। चेन बेस मेथड से करने के दो स्टेप है। पहले हमें लिंक रिलेटिव्स बनाना पड़ता है, फिर हमें चेन रिलेटिव्स बनाना पड़ता है। चेन रिलेटिव्स को ही हम इंडेक्स नंबर कॉल करते हैं। लिंक रिलेटिव एक एक्स्ट्रा स्टेप अगर है, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है फिर, और वो ये है कि लिंक रिलेटिव बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ ईच ईयर विद प्रीवियस ईयर। और फाइनली आप इसे कन्वर्ट करके कहते हो कि चलें जी, ये तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था, ये तो एक क्या होते हैं एड ऑन्स था, लेकिन हम तो पहुंचना तो था, कंपैरिजन तो था 84 के साथ, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ था बेस विद 84। हम कहेंगे ठीक है, वो तो हम चले ही जाएंगे। तो ये अगर एक्स्ट्रा काम किया, तो उसका बेनिफिट भी आपको तो है ना, कि आप प्रीवियस ईयर के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। और रिक्वायरमेंट या मेन ऑब्जेक्टिव जैसे होता है ना, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो आपका तो मेन ऑब्जेक्टिव तो आपका ये तो स्लाइड, वो साइड ऑर्डर नहीं होते, वो इस तरह से था कि चले ये भी करते तो ये भी हो जाएगा। ठीक, आंसर दोनों के सेम आएंगे, चाहे आप उसे फिक्स बेस मेथड से करो या उसे आप चेन बेस मेथड से करो। एग्जांपल है, कैलकुलेट द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। अब यहां सिंपल से मुराद एक आइटम नहीं है, क्योंकि यहां पर मुझे आइडिया हो गया, और मैं इस वक्त आप समझ लें, आपको ये कहा जा रहा है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। तो ये क्या है, कंपोजिट तो ज्यादा आइटम है, तो देख लेते हैं। तो ज्यादा आइटम, एक है मिल्क, एग, पहले सिर्फ कॉटन था, बर्गर, गैसोलीन, ये 4 आइटम है, सिंगल आइटम नहीं है। और साल अलबत्ता सिंपल रखने के लिए समझ ले 2 ही दे दिए, बस एक बेस ईयर दे दिया और एक जो है वो करंट ईयर दे दिया। जो पहला मेथड है सिंपल, सिंपल से मुराद मैंने देखे ना, यहां सिंपल की बजाय मैंने उसको ज्यादा शायद डिटेल से लिख दिया, या उसकी डेफिनेशन समझने लिख दी, अनवेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। अब याद करें पहले क्या करते थे। फर्ज करें ये मैं काट देता हूं, मैं कहता हूं ये नहीं है, बस ये है। आप कहते ये तो फिर एक ही है। क्या कैसे करते थे कि ये अगर करंट प्राइस है ओवर बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, कहते थे इंडेक्स नंबर आ गया। ऐसे किया था हमने प्रॉब्लम, करंट ईयर प्राइस ओवर बेस ईयर प्राइस इनटू 100, कब, व्हेन देयर इज ओनली वन कमोडिटी इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो साथ आप कहेंगे ये एग भी है, बर्गर भी है और गैसोलीन भी है।
बेस ईयर 90 है, ये भी बेस प्राइस है, ये भी बेस प्राइस है, ये एग की है, ये भी बेस प्राइस है और ये भी बेस प्राइस है। और इसी तरह से करंट ईयर तो ये है, लेकिन 4 करंट प्राइसेस भी हैं। क्या करें इसको? सिंपल एग्रीगेट में ये एग्रीगेट का मतलब क्या था? इकट्ठा करते, चारों की चारों बेस प्राइसेस को इकट्ठा करके एक सिंगल बेस प्राइस बना ले, यानी कि इन सबको ऐड कर ले। 522 बेस प्राइस बन गई। तो ये बन गई नॉट बेस प्राइस, एग्रीगेटिव बेस प्राइस, ऐसा कह ले। करंट प्राइसेस भी 4 है। तो पहला काम या पहला स्टेप आपने ये करना है, इन चारों करंट प्राइसेस को इकट्ठा करके एक करंट प्राइस बना देंगे। तो अब आप कह सकते हैं वाकई अब तो बेस प्राइस भी एक ही हो गई है, लेकिन ये बेस प्राइस को आप पी नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि समेशन पी नॉट, समेशन पी नॉट। चूंकि करंट ईयर में 4 प्राइसेस थी, बेस प्राइसेस, सबको एग्रीगेट करके, नाम भी यही लिखा हुआ ना एग्रीगेटिव, इस मेथड में करना ये है, बस प्राइसेस को पहले एग्रीगेट करते हैं। इसको क्या करें? इसको भी एग्रीगेट किया हुआ है। तो फिर फार्मूले में क्या चेंज आएगी? सिर्फ और सिर्फ ये चेंज आएगी कि पहले आप एग्रीगेट के बगैर आप फार्मूला लिखते थे और क्या देते थे, ये वाला पी नॉट ओवर पी नॉट। और अब क्या कर रहे हैं? अब चूंकि कहते हैं जी ये तो 4 4 5 5 है, तो मैं कहता हूं पहले इनको एग्रीगेट कर लिया। और आपने पूछा जी किसी को अहमियत तो नहीं देनी? मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे ही एग्रीगेट कर दो। तो आपने कहा ठीक है, मैंने सिंपल एग्रीगेट कर दिया। और इसे अनवेटेड एग्रीगेट भी कहते हैं, चूंकि बुक में लिखा नहीं हुआ अनवेटेड एग्रीगेट है, तो मैंने फिर ओके फाइन। तो फिर तो आपको फार्मूला याद रखना भी आसान हो गया कि जी अगर एक होगा तो हम सिंगल सिंगल लिख देंगे, अगर ज्यादा आइटम होंगे तो प्राइसेस को एग्रीगेट करके लिख देंगे, वही फार्मूला लगा देंगे। 145 45% बढ़ गई। अब 45% प्राइसेस बढ़ गई 1995 में एज कंपेयर टू प्राइसेस इन 1990। 95 में ये जो 4 आइटम हैं इनकी प्राइसेस 45% बढ़ गई 90 की निस्बत। क्या हर आइटम की? तो ऐसा नहीं है, ये नेट शेल है। हो सकता है मिल्क की 45% से भी ज्यादा बढ़ी हो, एग की 45% से कम हो, बर्गर की भी कम हो, गैसोलीन की तो 60% हो। तो ये मैंने एक नेट शेल रिजल्ट दिया। देखिए जब आप महंगाई की बात करते हो ना, ये पाकिस्तान में महंगी हो गई, कैलकुलेटर तो सस्ते हैं, मोबाइल तो सस्ते हैं, हाँ आप कहें जी रोटी देखें फलां देखें, तो ये नहीं होता कि किसी भी आइटम की कीमत लेके आप कहते हैं हाँ जी देख लेते हैं महंगाई हुई है कि नहीं। वो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं, वो सिर्फ उनकी प्राइस को देखते हैं। वो कैलकुलेटर, फिल्में, वीसीआर और शरबत और एन के नहीं देखते कि इसकी कीमत, ये भी तो आइटम है ना, ये भी तो कमोडिटीज है, तो ये नहीं देखते कि इनकी कीमतें तो बढ़ेंगी तो महंगाई का हम कहेंगे। वो आगे पढ़ते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कहते हैं हम उन आइटम। तो वो नहीं देखते, हर आइटम की कीमत को नहीं देखते, वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आइटम की कीमतों को बस देखते हैं। अब फर्ज करें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आइटम 60 हैं, उसमें चीनी आ जाती है, घी आ जाता है और पेट्रोल आ जाता है और इस तरह से, वो तो 60 है। अब वो आइटम 60 हैं, तो फिर आप कहेंगे जी कि किस किस की बड़ी, सारे की पता। तो हम नेट शेल हमारा कंसर्न होता है, ये नहीं होता कि आप कहें जी हर एक आइटम की जो है वो बड़ी है, तो ऐसा नहीं है। तो ये एक ओवरऑल सी फिगर हमने दे दी और कह दिया द प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स रोज 45% फ्रॉम 1990 टू 1995। तो क्या किया मैंने, मेरे पास प्राइसेस थी, मैंने उनको पहले एग्रीगेट किया। कैसे किया? सिंपल, किसी को वेटेज नहीं दी, सिंपली उनको एग्रीगेट करके, और उसके बाद वो जो इंडेक्स नंबर वाला एक फार्मूला था कि बेस प्राइस, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस 200, वो दोबारा मैंने चला दिया। लेकिन इस दफा जो कि प्राइसेस एग्रीगेट हुई है, तो अब आप थोड़ा सा वर्ड बोलते वक्त फर्क कर दे, डोंट से करंट प्राइस बल्कि कहे एग्रीगेट करंट प्राइसेस ओवर एग्रीगेट बेस प्राइसेस इनटू 100। तो उसी पैटर्न पे चल गए। आप कहें जी एक आइटम भी 4 थे, तो पहले मैंने प्राइसेस ऐड करके एक एक प्राइस बना ली और उसके बाद उसको जो है वो हमने यूज कर दिया। ठीक है जी। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्राइसेस ऑफ 3 commodities from 1990 to 1993। राइस एक आइटम, व्हीट एक आइटम, बार्ले एक आइटम। 1990 की प्राइस दी हुई है, 91 की प्राइस है, 92 की प्राइस है, 93 की प्राइस है। कंप्यूट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स टेकिंग 1990 एज बेस।
प्रॉब्लम को पहले ना जरा वर्टिकली लिख लें, आसान हो जाता है। आइटम्स वही, डेटा वही है, लेकिन सिर्फ मैंने वो रो कॉलम को आपस में बदल के लिख दिया है। अब यहां पर 3 आइटम्स हैं, जैसे उधर 4 थे, यहां 3 है, वहां 2 साल थे, यहां 4 साल है, एक बेस ईयर है और बाकी 3 जो है वो करंट ईयर है। क्या करना, सिंपली पहले ऐड कर ले इनको, सारे आइटम की प्राइसेस ऐड कर ले, इसकी ऐड कर ले, इनको ऐड कर ले और इनको ऐड कर ले और एग्रीगेट बना दे। साथ वर्ड लिखा हुआ था सिंपल बनाना है, तो आपने कहना जी किसी को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी तो मैंने एग्रीगेट बना, सिंपल एग्रीगेट बना दिए। सारी प्राइसेस जो थी तीनों आइटम की 90 में भी जमा कर ली, तीनों आइटम की प्राइसेस 91 में भी ऐड कर ली, 92 में भी कर ली और 93 में। अब क्या करना है, अब तीनों के ऊपर वो इंडेक्स नंबर लगा दें। कैसे, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस इनटू 100, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस इनटू 100, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस इनटू 100, ये फार्मूला लगा दिया। अब पहला जो कि करंट ईयर सॉरी बेस ईयर है तो 100, बाकी आप कैलकुलेशन करके देखेंगे 75 ओवर 71, 81 ओवर 71, 82 ओवर 71, तो ये सारी की सारी आपके पास इंडेक्स नंबर्स आ गए। और अब आप क्या कहोगे कि जी 1991 में ये जो 3 आइटम थे ओवरऑल कह दे, इनकी प्राइसेस में 6.69% की इंक्रीज आई। हो सकता है राइस की ज्यादा हो, व्हीट की कम हो, बार्ले की ज्यादा हो, तो एक नेट शेल है। 92 में क्या हुआ है, 13% इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू 90, और 1993 में 15% जो है वो इनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई। लेकिन इस मेथड में क्या किया जाता है, वो नेट शेल रिजल्ट बताया जाता है, अकेले अकेले आइटम का नहीं बताया जाता। और हमें जब महंगाई वगैरह की बात करती है तो हमें नहीं इससे कंसर्न होती, जैसे दूध को क्या हुआ है, फलां को क्या हुआ, ये तो कम हुई है, फिर आप कहें जी आपको 2-4 कम भी हुई हैं लेकिन 2-4 बड़ी भी हैं, तो हम एक होल फिगर, नेट शेल फिगर देते हैं। तो यही सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स में किया जाता है। बी, कंप्यूट द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ये दूसरा मेथड है। टेकिंग 1990 एज बेस, यानी कि पहले मैंने आपसे ये वाला मेथड अभी राइट नाउ, एक तो मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी और दूसरा मैंने क्या किया, सिंपल प्राइसेस को मैंने पहले ही एग्रीगेट करके सिंगल सिंगल प्राइसेस बना दी, उसके बाद उसके ऊपर इंडेक्स नंबर जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया। जो दूसरा मेथड है सिंपल, अब यहां पर जो सिंपल है उससे एक्चुअली मुराद है कि आपने किसी को वेटेज नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देंगे हम वेटेज, पहले भी नहीं दी थी, लेकिन अब आपने एग्रीगेट नहीं करना, ओके ठीक है, अब आपने एवरेज करनी है, किसकी, रिलेटिव्स की, प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज, रिश्तेदारों की नहीं, प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज तो करनी है, लेकिन जरा भाई ख्याल करना किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दे देनी, सब तुम्हारे लिए एक जैसे ही है। ओके, तो पहले हमें प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं, फिर उनको एवरेज कर देनी है और इस चीज की केयर करनी है कि जी हमने किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। पहले क्या किया था, पहले मैंने एग्रीगेट कर दिया था और किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, अब मैंने एवरेज करनी है और किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, ये हमारा कंसर्न होगा। ओके, अब कैसे इसको अचीव करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम के छोटे छोटे पीस बना देंगे। क्या मतलब, इस मेथड में आप ये समझोगे कि आपके पास जो एक प्रॉब्लम था जिसमें 3 कमोडिटीज का जिक्र था, राइस, व्हीट, बार्ले, आप एट ए टाइम एक एक को कंसिडर करोगे। आप कहोगे मेरे पास सिर्फ राइस और ये डेटा, तो फिर सिंपल इंडेक्स नंबर लगा दें, आता है आपको कैसे, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस और करंट प्राइस ओवर बेस। आप कहेंगे ओके राइस का तो हो जाएगा, अब व्हीट के लिए क्या करें, मैं कहा जब राइस को छोड़ दें अब व्हीट ले लें बस, वो भी एक ही है ना। ये कब, दूसरे मेथड में, एग्रीगेट में तो आप पहले सारी प्राइसेस इकट्ठी कर देते हो, दूसरे मेथड में तो कैसे करना है, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस। आप कहें जी 2 दफा, अब बार्ले के लिए क्या करें, मैं कहूंगा फिर वही करें, अब सिर्फ इसको कंसिडर करें। तो यानी कि 3 आइटम्स थे, आप उसे 3 दफा लैदा कर ले, हर एक को लैदा ट्रीट कर लिया, हाँ सिंगल सिंगल ट्रीट कर लिया, लैदा ट्रीट कर लिया। आप कहेंगे उसे ये तो भी ठीक हो गया, ऐसे भी किया जा सकता है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ये तो था ना, तीनों को इकट्ठा कर लिया, ये तो था पहला मेथड। दूसरे में क्या था, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। आपने क्या करना है, हर एक को लैदा ट्रीट करना है,
ये तो फिर सिंगल 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 3 दफा ये मैंने जो है ये तो खैर इंडेक्स नंबर्स बनाया और इसमें 3 दफा मैंने अलग अलग ट्रीट किया। देखें पहले मैंने राइस को कंसीडर किया और एक दफा सारी कैलकुलेशन जैसे सिंपल इंडेक्स में करते हैं परफॉर्म कर दी, फिर दूसरी दफा वीट का डेटा लिया फिर परफॉर्म कर दिया, तीसरी दफा बार्ले का डेटा लिया और फिर परफॉर्म कर दिया। इन्हें क्या कह देते हैं? इंडेक्स नंबर्स या प्राइस रिलेटिव्स बोल देते हैं। आप कहेंगे ये तो 3 अलग-अलग हो गए, अब क्या करना है? अब इनकी एवरेज कर दें। ओके एवरेज कर देते हैं। क्यों? इधर 3 फिगर है, ये 90 में 3 फिगर आ रही है ना, पहले भी 3 आ रही थी लेकिन पहले आप एग्रीगेट पहले कर लेते थे, अब भी 3 फिगर आ रही हैं। किसकी 3 फिगर आ रही है? आप कहेंगे हर एक अलग-अलग प्राइस इंडेक्स है। मैं कहता हूं इसको एवरेज कर दे। और साथ पूछ रहे हैं कि क्या किसी राइस को, व्हीट को, बार्ले को किसको ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी? किसी को नहीं, सिंपल कर दे। ओके तीनों को ऐड किया, 3 पे डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गई। तीनों को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया, एवरेज आ गई। तीनों को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया, एवरेज आ गई। तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया और एवरेज आ गई। पहले एग्रीगेट करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया, अब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया हर एक का अलहदा, वो तो 3 आ गए। फिर बाद में इनको अरिथमेटिक मीन से उनकी एवरेज कर दी और कह दिया ऐसे ही है। अब कहेंगे इसका तो काम लंबा नहीं हो जाएगा कि पहले हर एक का अलहदा करे और फिर फायदा भी है? वो कैसे? अगर कोई इंडिविजुअली इंटरेस्टेड है तो राइस में अगर वो हर आइटम में इंडिविजुअली भी इंटरेस्टेड है तो ये देखें राइस की कीमत 5% बढ़ी है 91 में, वीट की 7.9% बढ़ी है और बार्ले की 6.5। तो सेम तो नहीं बढ़ रही लेकिन ओवरऑल फिगर जो हम दे रहे हैं वो 6.6 दे रहे हैं। 92 में राइस तो 17% बढ़ा है, वीट 12% बढ़ा है, बार्ले कम से कम 11, ओवरऑल फिगर दे रहे हैं 13%। 14% बढ़ा है, 16% बढ़ा है, 14% बढ़ा है, ओवरऑल फिगर 15%। ये बेनिफिट है। देखें ये भी शायद वही है 106, 113, 115 और ये भी वही है। तो अल्टीमेट तो पहुंच गया ना उसी एक टारगेट पे। लेकिन क्या बेनिफिट हुआ उसमें? सिंपल एग्रीगेट में नहीं बता सकते इंडिविजुअल इंक्रीजेस को क्योंकि यहां कोई डेटा नहीं है, जबकि इस मेथड में अगर आप थोड़ा सा लेंथी कर रहे हो लेकिन इंडिविजुअली भी आप बता सकते हो और एक फाइनली ओवरऑल फिगर भी आप लोग बता सकते हैं। कब? जब मल्टीपल आइटम्स हो, किसी को वेटेज नहीं करना। एग्जामिनर कहता है सिंपल एग्रीगेटर लगा दें तो नाम में लिखा हुआ है एग्रीगेट करने पहले ही सिंपल करिएगा, वेटेज नहीं किएगा। अगर वो कहता है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर लगा दें, आप कहेंगे ठीक है पहले हर एक का अलग कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आप उसका अरिथमेटिक मीन लगा देंगे। तो ये दोनों मेथड, ऑल्दो ये थोड़ा लेंथी है और एग्जाम में मुश्किल है, अगर आएगा भी तो ज़ाहिर है 3 नंबर्स का, लेकिन चूंकि उसने कोर्स में लिखा हुआ है तो मैंने तो हर वो चीज पता नहीं कहां से पूछ ले, हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव पूछ ले कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज करते हैं विदाउट गिविंग वेटेज। तो वो होगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, क्योंकि यहाँ आप एवरेज यूज करते हो। और आप कहें जी कौन सा मेथड है जिसमें टोटल यूज होता है? तो सिंपल एग्रीगेट्स में, उसमें तो नहीं एवरेज करते ना जी। कोई क्वेश्चन अगर आपने करना है तो करें। जी आपका क्वेश्चन मैंने माइक ऑन कर दिया आपका। जी आपका माइक ऑन है, क्वेश्चन कीजिए। सर ये इंडेक्स नंबर का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है? क्या यूज है? कीमतें कितनी बढ़ी हैं कैसे बताओगे? 2 रुपए बढ़ी हैं? सर इतनी दफा तो बताया है कि जब आप किसी को कहोगे कि जी पाकिस्तान में कीमतें 10 रुपए बढ़ गई, किसकी महंगाई हुई है कि नहीं? पता नहीं 10 रुपए क्या है, एसी की बढ़ी है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हुई। तो फिर परसेंटेज में आप कैलकुलेशन करते हो ना, प्राइस कंपैरिजन किया जा रहा है। वी आर कंपेयरिंग द प्राइसेस रेफरेंस टू द बेस ईयर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस, ताकि इन्फ्लेशन महंगाई की शरह में ये बहुत सारे काम और नहीं तो सर ये अगर कीमतें साल की बजाय महीनों में तब्दील हो तो फिर क्या करेंगे? बेटा कोई रेफरेंस ईयर तो बनाते हैं ना, आप पिछले महीने कर ले, पिछले महीने कर ले, कीमतें तो चेंज होती है ना। अब मैंने लिखा 1990, अब पूरे साल तो नहीं 1.92 मिल्क की कीमत रही, पूरे साल तो नहीं आपको 60 रुपए किलो मिला, कभी 60 हो गया, दरमियान में 70 हो गया, दरमियान में 20 हो गया, तो क्या करते हैं?
वो क्या करते हैं, वो पूरे साल के फर्स्ट करें 12 रिव्यू ले लेते हैं, 12 पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो पूरे साल की कीमत को कंसीडर करते हैं। यहाँ ठीक पर है सर। डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इकोनॉमिक डिवीजन डिपार्टमेंट, जिनका काम ही ये है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जॉब करते हैं, जिनका काम ये है कि उन्होंने एवरी 7 डेज के बाद मार्केट जाना है, मंडी जाना है, मार्केट जाना है, वहां से कीमतें लेनी है, रिपोर्टें बनानी है, इस्लामाबाद ट्रांसफर करनी है, वहां पर कोई इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आप जैसे लोग बैठे हैं, वो इंडेक्स नंबर्स लगाते हैं और फिर एक गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाती है कि देखिए जी आपके मुल्क में अब इतनी महंगाई की शरह हो गई। तो सिंपल तो नहीं है ना, डेटा इकट्ठा होना है, कुछ फार्मूले लगने हैं, फिर ये नंबर आता है ना 2.3, 2.4, 2.1। तो स्टेट बैंक और ये इसमें बेशुमार जगह पर वो लोग बैठे काम कर रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स स्टैट के भी लोग हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग स्टेट बैंक, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको लिटिल बिट मैथ्स स्टैट्स आता है, इकोनॉमिक्स के लोग हैं वो, या आप जैसे सीए करके आए, वो कहते हैं हाँ जी हमने पढ़ा हुआ ये इंडेक्स नंबर लगा देते हैं इसकी यूज, तो इससे ज्यादा आपको क्या यूज मिलेगा आपको, कि जितनी भी आप इन्फ्लेशन और ये वो कैलकुलेशन लेकर आते हैं तो थ्रू इंडेक्स नंबर ही आप करते हैं। दिस इज द यूज ऑफ रियल लाइफ। मैं आपको कह रहा हूँ कीमतें बढ़ गई, महंगाई होगी, कैसे नहीं ये करोगे ना, आप कहेंगे पहले सबकी कीमतें लेंगे, फिर उसके ऊपर उसको एग्रीगेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखेंगे 100 से कितना ज्यादा आगे बता देंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक है सर। जी जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये पूछना था, कल वाले क्वेश्चन में ना जो आपने करंट रिलेटिव थर्ड पार्ट में फाइंड किया था, उसमें फॉर्मूले में हमने तो प्रीवियस ईयर का करंट रिलेटिव लगाना था, लेकिन पहले जो 1985 ईयर में हमने जो फॉर्मूले में लगाया 71.43, वो तो प्राइस रिलेटिव था। एक मिनट, एक मिनट, इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी सर। ये देखो, ये क्या चीज है, ये है चेन रिलेटिव्स ऑफ प्रीवियस। इस साल की अगर बात हम ठीक। कर रहे हैं, इससे पिछले साल का चेन रिलेटिव, पिछले साल का वो 100 किया। लिंक रिलेटिव्स ऑफ करंट, जिस साल की बात हो रही है, इस साल का लिंक रिलेटिव कितना कैलकुलेट हुआ? 71.4 डिवाइडेड बाय, और इस साल का चेन रिलेटिव आ गया 71.43। ये इस साल का है ना। अब जरा बात आ गई अगले साल 86 में। अब 86 में क्या जा रहा है, चेन रिलेटिव तो आपने लेना है, लेकिन इस साल का नहीं, प्रीवियस का, इस साल का तो कैलकुलेट करना है ना। तो कहता है जी प्रीवियस साल का चेन रिलेटिव देखें क्या है, वो ये है प्रीवियस ईयर का चेन रिलेटिव, और लिंक रिलेटिव कौन सा लेना, इसी साल का, वो 120 है, वो 120 डिवाइडेड बाय, तो इस साल का चेन रिलेटिव आ गया जो कि इंडेक्स में। हाँ जी, क्लियर आपको पॉइंट? ठीक हो गया जी। जी अब्दुल रहमान, अपना बेटा माइक ऑफ कर दें, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपना माइक ऑफ कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये जो लिंक रिलेटिव है जी, इसमें सर हम जो इसे कंपेयर किस तरह करते हैं पिछले ईयर से, जैसे ये अगर एक ईयर में 120 है लिंक रिलेटिव और उससे पिछले ईयर में 71.43 है, नहीं वो तो जो फिर हम इसे, वो जो 71 है वो कंपैरिजन है पिछले साल के लिए। देखिए इसकी बेस पर कितना 50 है, और बेस पे 50 जो है वो 85 का 50 है, तो मैंने कह दिया 85 में कॉटन 100 रुपए की, 60 किसका है, इस साल का 60 है, और ये जो डेटा आता है या ये परसेंटेज कैलकुलेट आती है वो इस साल कॉटन 120 रुपए की, पिछले साल कॉटन जो बेस पर होता है, बेस पर है 50, 50 है 85, 85 में कॉटन 100 रुपए की मिलती थी अगर, तो इसके अकॉर्डिंगली 86 में वो 120 रुपए की मिल रही है, यानी कि 85 की निस्बत 86 में प्राइसेस परसेंटेज की बात करें तो 20%। ये जो 71 की बात कर रहा है, ये कर रहा है इससे पिछले साल की निस्बत 29% कम होगी, कम हुई ना, 70 से थी 50 पर आई है, तो ये जो नंबर है ना ये वाला, ये एक्चुअली 100 पिछले साल कीमत 100, इस साल कीमत 116, तो कहेंगे 16% बढ़ी, तो ये वो नंबर है। ये नहीं है कि वो 120 है वो 116 तो 4 है, ये वो चीज नहीं है। पिछले साल कॉटन 120 रुपए की नहीं थी, वो तो 60 रुपए की थी,
ये तो बता रहा है कि कितने परसेंट पिछले साल की निस्बत बढ़ी है। इस साल 16% हुई है ज्यादा पिछले साल की निस्बत, पिछले साल 50 से अब 60 हुई है। तो इस तरह से, तो ये उसके रेफरेंस से है। जो क्वांटिटी हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं उसे कह देते हैं 100, और जो आंसर आता है वो न्यूमिनेटर में आता है। 100 से कम होता है तो उतने परसेंट कम, 100 से ज्यादा होती है तो उतने परसेंट ज्यादा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट आपको? ठीक है सर, थैंक यू। जी आपका क्वेश्चन हमना। वालेकुम सर। सर आपकी आवाज़ का बहुत इशू आता है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आती है और सर काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू है, तो समझ भी नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। मेरा तो नहीं ख्याल, अब ठीक है कि अब भी ऐसे ही है? जी सर अब बेटर है, लेकिन सर काफ़ी दिनों से आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आती है, समझ भी नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आपने तो बताया ही नहीं मुझे, आपने अब बताया। चले ओके ठीक है, मेरा ख्याल है कि माइक का कुछ थोड़ा सा इशू है, तो मैं उनको कहता हूँ मैनेजमेंट को कि मुझे माइक चेंज कर दें। सिर्फ आप मुझे दोबारा बताओ कि अब मेरी वॉइस ठीक है? आमना आप हैंड रेज करो ना, आमना आप हैंड रेज करोगे ना फिर ऊपर आ जाओगे आप, मैं पे देख सकूंगा। चलें ठीक है, मेरा ख्याल अब ठीक है वॉइस। जी आपने कोई क्वेश्चन करना है? नहीं सर मैं बता रहा था ठीक है ठीक है, ओके ओके फाइन। वो महल वो माइक का ही थोड़ा सा इशू है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है वो मैं कह रहा हूँ। ओके जी तो आई थिंक सो कि आपको इस चीज का क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से, आल्दो ये थोड़ा लेंथी काम है और मुश्किल है कि आपको एग्जाम में आए, लेकिन कम से कम हमें फर्ज करें वो अगर आपसे ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिवली करता है कि विच प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूजफुल टू कंपेयर द इंडिविजुअल्स एज वेल एज ओवरऑल, तो वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है। ये ओवरऑल तो बता देता है, इंडिविजुअल्स का नहीं बताता, ये इंडिविजुअल का भी बताता है। ये इंडिविजुअल का उस वक्त बताता है जब हम हर एक अलग कर देते हैं, और ओवरऑल उस वक्त बताता है जब हम इनका अरिथमेटिक मीन कर देते हैं। ठीक है जी, और ये मैंने कंपैरिजन के लिए रखा कि देखें जी ओवरऑल किया वही आंसर था, मीन इंडिविजुअल करके ओवरऑल किया, मीन किया तो फिर भी वही आंसर है, वो नहीं आंसर, देखे ना वो वही आंसर है। तो आंसर फाइनल आंसर वही आएंगे, लेकिन उसका एडवांटेज यह है कि हमें इंडिविजुअल्स भी मिल जाएंगे। ये समझ लें दोबारा सही है, वो एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं, लेकिन जो चीज डिफरेंट की है मैंने, वो एक आइटम मैंने ज्यादा शामिल कर दिया। अब कैलकुलेटर भी शामिल है, अब इसमें कैलकुलेटर भी जो है वो भी मैंने जो है वो इंक्लूड कर दिया, तो कैलकुलेटर भी इसमें शामिल है। वही अगेन वही डेटा है, मिल्क है, एग है, बर्गर है, गैसोलीन है, नाउ दिस टाइम कैलकुलेटर, और वही सारा काम किया मैंने। जरा थोड़ा सा पिछला रिव्यू कर लेते हैं कि जो पिछला आपने लास्ट टाइम जो डेटा लिया था जिसमें वो कैलकुलेटर वगैरह का था, लाइक दिस वन, नहीं इससे पिछले वाले में था ये वाला। देखिए इसमें यहाँ पर फिफ्थ आइटम कैलकुलेटर नहीं था, और इंडेक्स नंबर कहता है 45% चीजें बढ़ रही हैं। 340 एक बढ़ रही है, 2 बढ़ गई है, 1.17 एक से 1 बढ़ गई है, तो ओवरऑल 45%। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है। ये वाला काम 340 कीमत बढ़ गई, एक पहले 0.18 बढ़ गई, 2 बढ़ गई, 1.17 इंक्रीज, 11, नाउ दिस कैलकुलेटर जरूर कम हुआ, $15 का था, $15 का तो $11 पे चले गए, कम हो गया। अच्छा जी, अब मैंने वही सिंपल एग्रीगेट वाला फार्मूला यूज किया। सिंपल का मतलब अनवेटेड ही, सबको जमा कर लिया। इस दफा ये बन गया 20.22 और फिर इसको जमा कर लिया, और ये बन गया 18.57। अब क्या है, करंट एग्रीगेट प्राइस ओवर बेस एग्रीगेट प्राइस इनटू 100, 92%। पहले 145 आंसर आया था, अब 92 आ रहा है। अब जरा रिजल्ट देना है, और रिजल्ट हम दे रहे हैं। ये मैंने नीचे कंपैरिजन भी दिया हुआ है, बिल्कुल ये कंपैरिजन भी है कि ये विदाउट कैलकुलेटर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बाकी सारा डेटा देखें वही है, ये वही सारा डेटा, ये भी 1, ये भी 1, कोई चेंज नहीं, सिर्फ इस एक आइटम मैंने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है और बाकी वही है। वो शामिल किया चूंकि कैलकुलेटर कम हुआ है, 15 से 11 पर आया, और उसने क्या किया, ओवरऑल जो फिगर थी
उसको वो 145 से कम करके वो 92 पे ले गया और कहना शुरू कर दिया कि जी कीमतें 8% कम हो गई। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ये, आप कहिए कैलकुलेशन ये आपने गलत क्यों, मैंने बिल्कुल सही किया है और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। 8%। अब हुआ एक्चुअली क्या है, फर्ज करें दूध जो है वो 10 रुपए लीटर बढ़ गया, काफी होता है ना 10 रुपए को, थोड़ी अमाउंट तो नहीं है। पेंसिल 5 रुपए की आती थी 10 रुपए पे चले गई। अगर मैं दोनों आइटम को करूं तो मैं कहूंगा टोटल 15 रुपए बढ़ा है। दूध 10 रुपए, पेंसिल जो है वो 5 रुपए, और ये काफी बड़ा नंबर है, और टोटल 15 रुपए। मोबाइल फोन 15 रुपए कम हो गया, लाइक 40,000 का आता था, 15 रुपए उसकी कीमत कम कर दी गवर्नमेंट ने। उसके बाद जब सिंपल एग्रीगेट हमने किया तो क्या हुआ है, चूंकि टोटल 15 रुपए चीजें बढ़ी है ना, मिल्क और पेंसिल 15 रुपए बढ़ी है, और उसी टोटल में कैलकुलेटर मोबाइल कीमत 15 रुपए कम हुई है। तो जब मैंने ओवरऑल फिगर का टोटल बनाया तो पता चला जी ये तो वही प्राइसेस रही, और गवर्नमेंट ने कह दिया जी किधर शोर मचाया हुआ तुमने, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, ये देखें कैलकुलेशन तो कह रही है कि बिल्कुल ठीक है। अब वो जो आपने मोबाइल कीमत इसमें लगा दी है जो कि 40,000 का था, उसमें 15 रुपए कम होना 40,000 को देख के तो कोई मायने नहीं रखता, और दूध जो 70 रुपए का था वो 10 रुपए का बढ़ना बड़ी मायने थी, पेंसिल 5 रुपए की थी, 5 रुपए का बढ़ना बड़ी मायने रखता था। लेकिन हमने जब सिंपल एग्रीगेट किया विदाउट एनी वेटेज, बगैर देखे, और कह दिया 15 बढ़े तो 15 कम भी तो हुए, तो बराबर तो शोर क्यों मचाया हुआ है, यही इसका ड्रॉबैक है। किसका? अनवेटेड का। तो ये जो फिगर आपको ये चीज नजर आ रही है, ये आप कहेंगे ये कुछ क्या हो रहा है, ये कैलकुलेटर आपने सस्ता किया 4 रुपए और बाकी सारा जो है वो कह दिया जी 8% कम हो गई। तो ये डिसएडवांटेज है जब ऐसा आइटम शामिल कर लिया जाए। बाकी तो चले आपस में कंपैरेटिव थे। कैलकुलेटर शायद जिंदगी में इंसान 2 यूज करता है अपने स्टूडेंट लाइफ में, मिल्क शायद रोजाना या 2 दिनों में 3 दिनों में 2 लीटर पी जाता है, सर्दियों में एग शायद रोजाना 2 खा जाता है, कैलकुलेटर पूरी जिंदगी में 2। तो ये फिर इंपॉर्टेंस वाइज तो फिर डिफरेंट चीजें हो गई ना, इतनी यूटिलिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिंपल एग्रीगेट का यही प्रॉब्लम है कि उसमें हमारे लिए कैलकुलेटर वही मायने में आता है जो दूध मायने में आता है, और ये जो आपसे मिस्टेक हो रही है, हमसे नहीं, कैलकुलेशन में नहीं, वो इस मेथड की यही प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह के आइटम हो तो फिर हमें ये नहीं यूज करना चाहिए। अब हमारा नहीं, अब एग्जामिनर ने कहा था ऐसा कर दे, हमने कर दिया, लेकिन अगर पूछे तो जरूर बता सकते हैं कि हम इसमें चूंकि वेटेज नहीं देते और हमने सिंपली ऐड कर देते हैं। वो अक्सर नहीं कहते खोते घोड़े एक ही पा कर दिए, तो हमने वो यही किया। हमारे लिए गधा भी वही है और खच्चर भी वही है, हमारे लिए घोड़ा भी वही है, लेकिन हम घोड़ा तो अच्छी क्वालिटी में हम लेते हैं ना, तो उसको तो हम जानवर को हमें वेटेज देनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए वही है। वैसे लेकिन लता बात है कि लाहौर के लोगों के लिए गाय और गधा एक ही है, वो दोनों खा जाते हैं ना, वो कहते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि गधा खाया कि गाय खाई है, लेकिन बहरहाल ये फर्क है। ड्रॉबैक इसका अनवेटेड। The unweighted index number doesn't care the importance of different items in composite. Yes, ये इसका ड्रॉबैक। क्या करें फिर? कहता वेटेड यूज करें ना, फिर इंपॉर्टेंस दें किसी को, यूज वेटेड इंडेक्स नंबर। वो क्या करता है? which take care the importance of different items in the calculation of index number। तो यही इसका सोल्यूशन था कि अगर इस तरह से हो और आप कहें जी इसको आप इंपॉर्टेंस असाइन करें। अब ये जो वेटेज देनी है ये किस तरह से देनी है, किस फार्मूले से देनी है, तो ये कोई फार्मूला आपको लिए कोई नहीं है, एग्जामिनर आपको वेटेज खुद ही असाइन करके देगा। तो क्या करना है, इस फार्मूले में एक छोटी सी चेंज ये करनी है कि प्राइस को एग्रीगेट करने से पहले आपने ना वेट से मल्टीप्लाई कर देना, बस वो वेटेड प्राइस बन जाएगी। इस तरह बिल्कुल सही है जिस तरह से वेटेड मीन फाइंड किया। तो बेस प्राइस को एग्रीगेट करने से पहले आप वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने अब क्या करना है, एग्रीगेट प्राइस नहीं यूज करनी, वेटेड एग्रीगेट प्राइस यूज करनी है। वेटेड एग्रीगेट बेस प्राइस, वेटेड एग्रीगेट। तो फार्मूला तो फिर उधर से स्टोरी स्टार्ट हुई थी सिंपल से कि जब हम सिंपल की बात करेंगे तो हम सिर्फ ये लगाएंगे, जब अनवेटेड की बात करेंगे ज्यादा होगा तो ऐड कर लेंगे, और जब वेटेड एग्रीगेट की बात कर लेंगे तो पहले हम वेट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। देखे ना, 3 फार्मूले एक पैटर्न से याद कर लिया आपने।
है ना, याद कर ले, इसी पैटर्न से याद करें ना, सिस्टमेटिकली वे से। तो अब बात आ गई, कहता जी डब्ल्यू क्या है, रिफ्लेक्ट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ये दोबारा वही डेटा, एग्जैक्टली वही डेटा, मिल्क है, एग है, बर्गर है, गैसोलीन है, कैलकुलेटर है, और वही सारा कुछ हो रहा है। अगर तो आप वेटेज नहीं लेते, ये वेटेज नहीं लेते, फिर तो वही आंसर आएगा ना, जिसको इससे डिवाइड किया और ये सारा कुछ। लेकिन अब उसने खुद ही दिया है, लास्ट में नहीं है वेटेज परसेंटेज फॉर्म में, वैसे भी परसेंटेज फॉर्म में भी दे सकता है, वैसे न्यूमेरिक नंबर में भी दे सकता है। मिल्क को उसने दी हुई है 10 की वेटेज, एग को दी हुई है 6 की वेटेज। अब ऐसा कह ले, मिल्क की अगर 1 रुपया कीमत बढ़ती है तो इस कैलकुलेशन में समझ लें वो हम कहेंगे जी 10 रुपए बढ़ी है, तो आपकी इंपॉर्टेंट हो गया ना फिर। और कैलकुलेटर की वेटेज 1, 1 रुपया बढ़ी तो 1 रुपया ही अब कंसिडर हुई। अब होगा क्या, मिल्क 1 रुपया बढ़ा, आपने कहना जी 10 रुपए, कैलकुलेटर 1 रुपया कम हुआ, आपने कहना जी 1 रुपया कम हुआ, ओवरऑल कैलकुलेशन आपने कहना 9 रुपए बढ़ी है। हाँ अब ठीक हो गया ना। तो वेटेज, तो इसके बाद आपने इनको एग्रीगेट करने से पहले वेटेज से मल्टीप्लाई कर, वेटेड बेस प्राइस बना ली, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि फार्मूला यही कहता है कि जी प्राइसेस को पहले वेट से मल्टीप्लाई कर। तो आप ये समझ लें कि अगर उसकी कीमत जो थी 1.92 थी, तो वेटेज वाइज वो 19.2 थी, और 3.4 पे जाने का मतलब है 34 चली गई। हाँ 34, ऑलमोस्ट डबल के करीब गई है वो, जबकि ये तो नहीं डबल हुआ ना, 1.92 का डबल 3.4 तो नहीं होता। तो यहां पर भी 0.81 और 1, 4 और 6 पे चले गए, 15 ही रही, क्योंकि उसकी वेटेज जो है ना वो ही है, और 11। अब इसको जरा करें सॉल्व दोबारा, अब इसको प्राइस को ऐड किया, एंड अब आपको कहा कि आल्दो चूंकि कैलकुलेटर की कीमत भी इसमें शामिल है, वो कम हुई है, वेटेज वाइज चूंकि वो कम है, तो देखे प्राइसेस तो नहीं चेंज की मैंने, सिर्फ वेट्स को मैंने चेंज, मतलब एक वेट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें शामिल की, और अब क्या बन गया, 28% इन आइटम्स की कीमत बढ़ गई, 28%। अगेन ओवरऑल कहना है, क्योंकि कैलकुलेटर की कीमत इसमें कम भी तो हुई है ना। तो हमें ये नहीं होता कि कोई आइटम कम है कोई ज्यादा है, तो हम कहते हैं नेट शेल ओवरऑल कुछ ज्यादा कम कुछ ज्यादा बड़ा, तो मिल मिला के ये 28% जो है ये कीमतें इसकी जो है वो बढ़ गई। तो आई थिंक सो आपको अब वेटेज का क्लियर हुआ। वेटेज एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा, हमने नहीं डिसाइड करना कि इसकी वेटेज कितनी रखें, इसकी कितनी रखें, इसकी कितनी रखें। वो वेटेज परसेंटेज फॉर्म में भी दे सकता है, वो वेटेज ऐसे करके एब्सोल्यूट नंबर में भी, जैसे मैं कह सकता हूं मिल्क की जो वेटेज है वो कैलकुलेटर से 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स मोर देन दिस वन, और उसकी 6 गुना ज्यादा है, इस तरह से करके। तो सबसे ज्यादा वेटेज उसने कैलकुलेशन में मिल्क को दी हुई है, देन गैसोलीन पेट्रोल वगैरह को कहते हैं, देन एग्स है, देन बर्गर है, और सबसे कम वेटेज उसने कहा कैलकुलेटर को दे के, अब कहता जी कैलकुलेट करके बताएं, तो अब 28%, स्टिल जो है वो बड़ी ही हैं कीमतें। अच्छा जी, ये तो था वेटेड इंडेक्स नंबर्स, जब आपको एग्जामिनर वेट्स खुद प्रोवाइड करता है, कहता जी इसको वेट इतना कर दें, इसको इतना कर दें, इसको इतना कर दें। अब कुछ जो इकोनॉमेटिशियंस थे उन्होंने सुजेस्ट किया, उन्होंने कहा ऐसे ना करें कि जी इसको 10 कर दें, इसको 15 कर दें, इसको 20 कर दें, इसको 40 कर दें, इसको 50 कर दें। कहता ऐसे ना करें। मगर फिर क्या करें, वेट तो देना है। कहता जी हम आपको एक प्रॉपर वे बताते हैं, सुनेंगे तो आप उसको समझेंगे कि हाँ वाकई ये ठीक है। और वो क्या है, उसने क्या है कि जो क्वांटिटी अगर कोई लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी ज्यादा उनकी डेली लाइफ में यूज हो रही है, लाइक दूध, पेट्रोल, वीट। हम कहें हाँ ये तो ठीक है, ये लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसका मतलब है ये ज्यादा, इसकी कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि ये लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं। इन अब कैलकुलेटर गरीब आदमी को गवर्नमेंट कहती रहे हाँ देखा जी क्यों तो शोर मचा हुआ, कैलकुलेटर सस्ता कर दे, चले स्टूडेंट कम्युनिटी तो खुश हुई, लेकिन पेट्रोल महंगा कर दे और बाकी चीजें महंगे कर दे तो स्टूडेंट ने भी तो यही लफ्ज बोलना है, महंगाई हुई है। क्यों, वो पेट्रोल तो उसने डेली डलवाना है। तो इसके मुताबिक उसने ये कहा, ये इकोनॉमेटिशियंस ने ये सुजेस्ट किया कि जो क्वांटिटी आप ज्यादा यूज करते हो आप कह दो यही वेटेज है, ऑटोमेटिकली जो ज्यादा क्वांटिटी यूज होगी उसकी वेटेज ज्यादा, जो क्वांटिटी कम यूज कर रहे हैं उसकी वेटेज कम। तो ये सुजेस्ट किया गया। इसमें खुद नहीं डिसाइड करना, बल्कि डिसीजन ये किया गया कि फार्मूला लिख लिया
और ये जो वेट्स हैं इसको वेट दे रहे हैं। उसने कहा जी पहली सजेशन ये आई कि आप क्या करो कि जो क्वांटिटी बेस ईयर में ज्यादा यूज होती है आप वेट उसे लिख दो। जो क्वांटिटी बेस ईयर में ज्यादा यूज होगी तो वेट किसको बनाना है? कहता जी वेट बनाने का जो समझ है ये आइडिया है। क्यों? क्या क्वांटिटी, नॉट का मतलब बेस ईयर। जो क्वांटिटी बेस ईयर में ज्यादा होगी वो ज्यादा वेटेज ले लेगी और जो कम होगी वो कम वेटेज। तो मैंने क्या किया, यहां W की बजाय सिंपली मैंने Q नॉट लिख दिया, फार्मूला बन गया। क्या अब फार्मूला भी ऐसे ही याद करें। हम क्या जी वेट देना क्या करें हम, क्या कोई एब्सोल्युटली या नहीं जी, आपने क्या वेट देना है? बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट बना के लिख दिया और फार्मूला भी याद हो गया। W की जगह क्या लिख दिया? T नॉट। किसको वेट दिया? बेस ईयर को। इस वजह से इसे बेस ईयर वेटेड इंडेक्स की बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नाम में लिखा हुआ है। किसको वेटेज देनी है? जो क्वांटिटी को देनी है। जो क्वांटिटी बेस ईयर में ज्यादा यूज हो रही होगी वो ज्यादा वेटेज ले लेगी ऑटोमेटिकली और कम। और ये आइडिया दिया था लेस्पेयर ने, इसलिए इसको लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर बोलते हैं या इसे वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं, एक ही बात है। लेस्पेयर उसने चूंकि इसका फार्मूला आइडिया दिया तो उसके नाम के साथ ही, और उसने आइडिया में एक अच्छा आइडिया दिया कि आप ऐसा करें कि वो क्वांटिटी जो बेस ईयर में ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं उसी को आप वेट डिक्लेयर कर दे, चाहे वो 100 हो, 50 हो, 500 हो, 1000 हो, वही उसका वेट बन जाएगा। दैट्स अ गुड आइडिया। तो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर ये है। एग्जामिनर एग्जाम में कह देता है कैलकुलेट द लेस्पेयर इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको पता होना चाहिए वो एक वेटेड इंडेक्स होगा और उसमें वेट अपनी मर्जी से नहीं देने बल्कि Q नॉट को वेट देने हैं, और इसे ही हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कॉल करते हैं। जब एक चीज आ जाती है ना, लोगों को पहले ख्याल ही नहीं आता, जब कोई आइडिया दे जाते हैं ना तो फिर लोग ख्याल तो करते हैं लेकिन उसमें ना उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जब पहले तो किसी के जहन में आइडिया नहीं था ऐसा कर लेते हैं। जब लेस्पेयर ने ये आइडिया दिया तो फिर एतराज ये आया कि जी अगर ये जो बेस ईयर है वो तो 5 साल पहले का होता है, 6 साल पहले का, जाहिर ऐसे ही होता है ना। अगर करंट ईयर अब है और बेस ईयर हमने 6 साल पहले का लाया तो कहा गया कि इट मे बी पॉसिबल कि उस वक्त वाकई ही वो चीज ज्यादा लोग यूज कर रहे हों, लेकिन करंट ईयर तो आज से 6 साल बाद आ रहा है और आप कह रहे हो जी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट, आप कहें 6 साल पहले देखें क्या आ रहा था, वही वेट बनाए। तो कहेंगे कि ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस दौरान कोई चीजों में चेंज आई है, इस दौरान चीजों में अब्रप्टली चेंज, जैसे ये जो आपका इंसिडेंस हुआ है ये जो कोरोना वायरस का, तो किसी ने सोचा था कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट होगी, ऑर्डरिंग, ये जो अब होटल वाले शोर तो मचाते हैं कि जी हमारे होटल बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया, अंदर खाते वो खुश भी बहुत हैं। क्यों? उनकी ऑनलाइन सर्विस बड़ी इफेक्टिव हो गई है। होटलों में जाना था लोगों ने, वहां बैठना था, उनके स्पेस यूज करनी थी, एयर कंडीशन यूज करना था, एक खाना खाना था, आधा घंटा बैठे मैच ही देखते रहना था, सारा बच गया। और वो लोग अक्सर होटल इसलिए नहीं जाते कि कौन उठे, कपड़े बदले, बच्चों को ले, गर्मी बड़ी है, मोटर बाइक पे जाए, अब आसान है मोबाइल पकड़ा यार घर में इतने पिज्जे जो है ना वो आप डिलीवर कर दो। ये बदल गया ना। तो अगर आप कह जी कि आज से 4 महीने 5 महीने पहले देखे तो ये हो रहा था, अब क्यों? जो बीच वाली चेंजेस है ना, एक्चुअली लेस्पेयर उसको ना बिल्कुल देखता ही नहीं। वो कहता मुझे नहीं पता, 5 साल पहले ये था, आज बस यही इंपॉर्टेंट है। तो यस, इसको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया वेट ना बनाए, लेकिन कहा गया बेस ईयर को वेट बना रहे, ये क्रिटिसाइज हो रहा था। तो ऐसा क्या करें फिर? पेशी ने कहा, जिसने इसको आइडिया या क्रिटिसाइज किया, उसने कहा वेट बना ले लेकिन करंट ईयर को बनाए। आज देखें क्या चीज है, पेशीज इंडेक्स नंबर, जिसमें करंट ईयर को वेट किया जाता है। अच्छा, अब ये चीज ऐसा नहीं है कि अच्छा जी वो बुरा है, लेस्पेयर का फार्मूला ठीक नहीं है, पेशी का फार्मूला ठीक है, तो फिर लेस्पेयर का फार्मूला किताबों से निकल जाता है, क्यों किताबों में रखा हुआ है, क्यों हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं इस लेवल पे? क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक आपके इस कोर्स में है इंडेक्स नंबर का, तो इस वक्त मैं बड़ी इसकी डेप्थ में या इसकी डिटेल्स में ना तो है आपकी बुक में ना मैं जाऊंगा,
कि जी क्या इसकी डिटेल है, कहां पर वो ठीक रहेगा, कहां पर ये ठीक रहेगा, तो एग्जामिनर इस स्टेज पे नहीं आता, वो बस सिंपली ये कह देता है जी कि आप लेस्पेयर इंडेक्स नंबर जरा बताएं कैसे कैलकुलेट होगा, या पेशी इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होगा। डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है वो कौन सा फार्मूला जिसमें बेस ईयर को वेट दिया जाता है लेस्पेयर, वो कौन सा फार्मूला जिसमें करंट ईयर को वेट दिया जाता है पेशी। उसको क्रिटिसाइज क्या किया गया, उसे कहीं 5 साल पहले की बात आप कर रहे हो और अब आप इन बिटवीन चीजें चेंज भी हो चुकी होंगी, तो ये तो ठीक नहीं है। फिर इसके ऊपर एक और क्रिटिसिज्म हुआ, उसने कहा कि ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया कि आप जो करंट ईयर है उसी को वेट दें, ये ठीक है, लेकिन उसने कहा आप इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो कि 5 साल पहले क्या हो रहा था, आप कहते छोड़े उसको क्या हो रहा था आप देखें, तो ये तो नहीं होना चाहिए। कहता जी बेस ईयर ने भी तो आना है और आप बेस ईयर को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, देख ही नहीं रहे, तो उसको भी ले ले, उसका क्या गरीब का कसूर है, वह क्या करे फिर। कहता जी वेट भी ऐसा बनाए जिसमें दोनों की कंट्रीब्यूशन आ जाए, यानी कि बेस ईयर की भी आ जाए, करंट ईयर की भी आ जाए। जो एक साइड पर इंक्लाइंड हो गए हैं, लेस्पेयर टोटली बेस ईयर को वेटेज दे देता है और पेशी जो है वो टोटली करंट ईयर की क्वांटिटी को वेटेज दे देता है। कहता जी दोनों का जरा ब्लेंड सा बना ले। ओके, उसने कहा कि आप फिर ऐसा करें, जिसने आइडिया दिया उसने कहा लेस्पेयर का ही फार्मूला कैलकुलेट करें, इससे तो सिर्फ बेस ईयर को वेटेज मिलेगी। उसने कहा फिर आप पेशी का कर लें, कहेंगे इससे फिर करंट ईयर को वेटेज मिलेगी। कहता जी बाद में दोनों का मीन कर दे, दोनों आ गए ना, एक में एक बेस ईयर वेटेज आ गई, दूसरे में करंट ईयर वेटेज आ गई, दो आ गए, एक में एक साइड का इंक्लाइंड है, दूसरा दूसरी साइड को इंक्लाइंड है, उसमें दूसरी वेट, तो कहा बाद में दोनों की एवरेज कर दीजिएगा। ओके, ये फार्मूला बन गया फिशर इंडेक्स नंबर, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या बात आ गई जब आई ना परसेंटेज की, यानी कि एवरेज की बात आई, इसकी अगर फर्ज करें कैलकुलेशन करें तो 110%, लाइक मैं ऐसे रफ फिगर लिख रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन की 116%, अब इसकी करनी थी एवरेज। पढ़ा था हमने कि डेटा अगर परसेंटेज फॉर्म में हो, विच वन इज द बेस्ट एवरेज, जीएम। Whenever the data is in percentage form, पढ़ा था ना, उस वक्त भी पढ़ा था। अब वो बात उस वक्त भी मैंने कही थी कि बहुत ज्यादा हम उसके ऊपर नहीं जा रहे कि जी क्यों परसेंटेज फॉर्म है, फिर इसके लिए मुझे कुछ नहीं, थोड़ा पीछे मैथमेटिक्स प्रूफ करना पड़ेगा, और वो इस क्लास में रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम वो फार्मूले ड्राइव कर करके देखें। हमें सिर्फ ये जी अच्छा परसेंटेज में है, एग्जामिनर कहता है व्हाट शुड बी द बेस्ट एवरेज, तो जो बेस्ट एवरेज की आप बात कर रहे हो दैट शुड बी द ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्ज करें एक नंबर ए है एक बी है, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, तो जितने नंबर होते हैं ना प्रोडक्ट करके उतनी पावर ले लेते हैं। तो एक लेस्पेयर का इंडेक्स नंबर है, एक पेशिस का इंडेक्स नंबर है। ज्योमेट्रिक मीन लेने का मतलब है कि इसकी आप पावर 1/2 कर देंगे, तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा, जो कि कौन सा फार्मूला बन जाएगा, फिशर इंडेक्स नंबर्स का फार्मूला बन जाएगा। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, पेशिस इंडेक्स नंबर, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने का मतलब पावर 1/2, तो क्या बन गया, फिशर इंडेक्स नंबर। 3 और भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली लोग ये यूज करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लियर कट इनमें ये नहीं है कि जी ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है। आप कहेंगे फिशर तो अच्छा ही लगता है, नहीं, फिशर के अपने फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, फिशर के अपने फिर कुछ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। बहरहाल ये 3 है, लेस्पेयर, पेशिस, फिशर। कभी वो आपको एग्जाम में कहता है जी कि अगर लेस्पेयर का जो है वो इंडेक्स नंबर 110 है, पेशिस का इंडेक्स नंबर 116 है, फिशर का बताएं, लोग कहेंगे डेटा है नहीं, फिशर का क्या है, बस दोनों की आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो फिशर का इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। ये एक सिर्फ प्रैक्टिस है, मैंने कहा था ना प्लस माइनस और इसके अलावा कुछ नहीं। वो कहता है कैलकुलेट वेटेड, ओके, एग्रीगेटिव, वेटेड करना है एग्रीगेट, प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2009 एज बेस। आल्दो मैंने वैसे मेंशन नहीं किया हुआ, एग्जाम में आपको किया जाएगा, तो प्रैक्टिस के तौर पे ये जो मैंने आपको 3 वेटेड इंडेक्स नंबर्स बताए हैं, पेशिस का, लेस्पेयर का और फिशर का, तो हम इसके लिए कर लेंगे। पहला काम, ज़ाहिर फार्मूला लिखेंगे, क्या है ये, करंट प्राइस बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास 2009 उसने कहा था बेस ईयर है, तो 2009 की प्राइसेस को P0 कह दिया, ये करंट ईयर है, प्राइसेस को Pn कह दिया, क्वांटिटी भी दी गई है 2009 की, बेस क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी, 4 कॉलम एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड किए थे। सिंपल इज दैट, करंट प्राइसेस मल्टीप्लाई Q0,
ये क्या है पी एन, ये क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ये कॉलम बन जाएगा। और क्या चाहिए, पी नॉट क्यू नॉट, अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर दे, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। दोनों को बन गया ना सिंगल सिंगल, वेटेड एग्रीगेट हुआ है, सिंपल नहीं एग्रीगेट इनकी प्राइसेस, चारों क्वांटिटी की प्राइस को मैंने एग्रीगेट कर लिया ना, जमा कर लिया, लेकिन पहले वेट से जरा मल्टीप्लाई किया, और वेट कौन से रखे, क्यू नॉट को, एंड देन आंसर आ गया 119.43। पेशी प्राइस इंडेक्स नंबर, क्यू एन एज अ वेट, अब आपने पी एन को क्यू एन से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आ गया, और पी नॉट को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई, पी एन से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया। देन पेशी इंडेक्स नंबर कहता है ऊपर आपने करंट ईयर की डेटा रखना है, यानी कि ये वाला 80586, और नीचे आपने अगेन वही वाला डेटा क्या पी नॉट क्यू एन ये प्लेस करना है। तो पी नॉट क्यू, वेयर इज पी नॉट क्यू एन, ये वाला पी नॉट क्यू एन, ये वाला 6800, तो वे डिनोमिनेटर में, और देन आंसर नहीं सेम आएंगे, आप कहेंगे करीब करीब तो शायद आए, लेकिन सेम नहीं आएंगे, इसलिए कि वहां वेटेज कुछ और आ रही है, वहां वेटेज कुछ और है। हाँ, करंट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटीज करीब होंगी ना, जैसे कोई बहुत फर्क नहीं है, तो फिर आंसर करीब ही आएंगे। जैसे ये अगर 300 है तो ये 310 है, कोई खास फर्क नहीं है, 240 है, ये 132 है, 148 को खास फर्क नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, तो करीब आएंगे। और फिर फिशर में क्या करना है, सिंपली आपने इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लिख देना सिंपली, तो ये दोनों का ज्योमेट्रिक, तो तीनों प्रैक्टिस के तौर पे मैं उसने कहा था प्राइस इंडेक्स नंबर लगाएं, वेटेड 3 है, लेस पेयर है, पार्शियल है, एग्जाम में बताया जाता है। अब वो कह देता है जी कि बेस ईयर वेटेड बताना है आपने, या लेस पेयर का बताना है, या नाम लिख देता है पार्शियल का बताना, या ऐसे कह देता है करंट ईयर वेटेड का जो है वो आप लोग बताएं। अच्छा, फिर एक सिर्फ एक प्रैक्टिस के शायद आ जाए और आप कंफ्यूज ना उसे करें, कहता है क्वांटिटी इंडेक्स बताएं। हमने तो अभी तक सारे प्राइस का कंपैरिजन किया है, तो सिंपली क्या करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर बनाना है तो जहां मैं प्राइस लिखता था वहां क्वांटिटी इंडेक्स लिख देंगे। ओके, बस जहां जहां पी है ना वहां क्यू कर देना, आपने क्यू एन कर देना, और पी क्यू की जगह पी कर देना, ये सबस्क्रिप्ट नहीं बदलने, ये नहीं बदलने आप। और नीचे पी था नॉट, वहां क्यू नॉट कर दिया, और क्यू नॉट था वहां पी नॉट कर दिया। तो ये लेस पेयर का क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला बन गया, जहां पी लिखा वहां क्यू कर दिया। बस सिर्फ आप ना नोट्सों को देख लें, कर करके देखने की क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई तो करना है, बस समझ लें फार्मूला अपनी जरा कॉपी पर स्केच कर लें, अच्छा जी हम जहां जहां पी लिखा होगा क्यू कर देंगे। तो मैंने यही एक्सरसाइज इसी के पैरेलल इसलिए लिखा, देखें यहां पर मैंने पी था वहां क्यू कर दिया, जहां क्यू था पी कर दिया, और क्वांटिटी इंडेक्स लिख दिया, पार्शियल क्वांटिटी इंडेक्स, फिशर क्वांटिटी इंडेक्स। इससे मुराद क्या है कि जो 2010 था 14%, ये जो 4 कमोडिटीज हैं ये ज्यादा यूज की जा रही है, यानी कि 2009 में भी ये यूज की जाती थी, देखो ना क्या है 300 यूज की जाती थी, अब 10 में वो 310 यूनिट ज्यादा यूज हो रहे हैं, यहाँ 240 यूनिट यूज हो रहे थे, 275 ऐसे बिजली के यूनिट होते हैं, 132 यूज हो रहे थे, अब 148 यूज हो रहे हैं, 280 यूज हो रहे थे, अब 360 यूज हो रहे हैं, तो बढ़ तो रहे हैं, यूजेस बढ़ तो रही है, कम ज्यादा भी हो रही है। तो मैंने एक ओवरऑल फिगर था 14% क्वांटिटी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई है, और जो पैशी था वो क्या था जी 15%, तो एक करीब फिगर जी हमें मिलेगी। बहरहाल क्वांटिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट कर दिया। तीसरा उसने कहा था, ताकि एक ही दफा सारी प्रैक्टिस हो जाए, मेंशन तो शायद नहीं था, मैंने खैर कैलकुलेट कर दिया, दैट इज द एग्रीगेटिव क्या वैल्यू इंडेक्स। अब वैल्यू पहले बना लें, इंडेक्स नंबर लेते हैं तो पहले वैल्यू इंडेक्स बना दें। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या आएगा, वैल्यू इन द करंट ईयर, वैल्यू इन द बेस ईयर इनटू 100। इंडेक्स नंबर था तो प्राइस था, क्वांटिटी था, और अब वैल्यू। तो वैल्यू कैसे स्लाइड 1 पे लिखी थी, प्राइस को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उस आइटम की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो मैंने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया लेकिन करंट, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया लेकिन बेस, और ये एक वैल्यू बन गई। अब वैल्यू ना एक्चुअली आप जैसे होता ना, आप एक कोई दुकान है, आप कहते हो इसमें ये कीमत है, इतने आइटम्स हैं, तो मैंने प्राइस अलग बोल दी, इतने एक आइटम की प्राइस ये है,
इतने आइटम्स हैं, और मैं कहूं जी इस पूरी दुकान में ओवरऑल स्टॉक वैल्यू क्या है, तो प्राइस को आइटम से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टॉक वैल्यू आ गई, ठीक है ना, कुछ कुछ इस तरह से। तो ये बहरहाल वैल्यू इंडेक्स सिर्फ एक दफा आपके पास पेपर में आया, एक दफा, और क्वांटिटी इंडेक्स हार्डली मेरे ख्याल 2 दफा आया जब से 10 साल के पेपर थे, ये बहुत दफा आया, तो कोई मुश्किल तो नहीं है। तो इसलिए मैंने कर भी दिया ताकि अगर आ जाए आपकी तरफ, आपकी दफा भी आ जाए, तो कम से कम हम उसको कंफ्यूज तो ना करें ना कि ये कैसे करना है, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। अच्छा, ये चीज जो है वो बाद में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसके मैंने यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए थे, एक मिनट मुझे देख लेने दें। हाउस होल्ड बजट मेथड है, अच्छा ये शायद मिस कर गया हूँ मैं, चलें वो क्लास का वैसे भी टाइम हो गया है। एक्चुअली मैंने यहाँ कमेंट लिखे हुए थे, वो पता नहीं अब पुरानी फाइल में है ये क्या हुआ है। कमेंट में ये जो एग्जाम में भी आता है कि ये जो पाशी और लेस्पेयर्स है, इनका थोड़ा बहुत ना, एक जैसे होता है ना, इसका ये एडवांटेज, इसका ये एडवांटेज, इसका ये एडवांटेज, ऐसे करके, तो वो मैं इंशाल्लाह कल आपको लिटिल बिट जो है वो देगा। लेस्पेयर का जो फार्मूला है वो सस्ता रहता है, हाँ सस्ता, बाजार से खरीदना है भी, बाजार से तो नहीं खरीदना, कैलकुलेशन तो करनी है ना, तो जितना कम डेटा यूज होगा उतना ही सस्ता रहेगा ना, चीप रहेगा, आसान कह दें, आसान है। अब देखें कि लेस्पेयर की कैलकुलेशन करनी है, अगर एक बेस ईयर है 1990 और बाकी 3 जो हैं वो करंट ईयर है, 91, 92, 93, ये सारे करंट ईयर है। कैलकुलेशन करनी है तो आपको बेस ईयर की प्राइस चाहिए, ठीक है, और करंट ईयर की प्राइसेस भी चाहिए, यानी कि 4 टोटल डेटा तो ये चाहिए, ओके। अच्छा, अब क्वांटिटी भी चाहिए, किसकी, सिर्फ बेस ईयर, सिर्फ बेस ईयर की एक, इनकी जरूरत नहीं है, यानी कि 4 प्राइसेस तो आपको 4 सालों की चाहिए, लेकिन जो क्वांटिटी कंजम्पशन है वो सिर्फ 1 साल की बहुत है, और वो कौन सा है, वो बेस ईयर, बस। अब इधर देखें, प्राइसेस तो 4 सालों की चाहिए, बेस की भी चाहिए और तीनों करंट की भी चाहिए, यूज होनी है। क्वांटिटी अब भी को चाहिए, तीनों ही चाहिए, चाहे करंट उधर ना मिले, बेस की ना भी मिले, लेकिन ये 3 की जरूर है। और अगर करंट ईयर 8-9 है तो 8-9 सालों की चाहिए, तो ज्यादा डेटा कहते हैं जिसमें यूज होता है, ज्यादा डेटा कलेक्ट करने के भी तो पैसे लगते हैं ना, तो हमें डेटा ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कहते हैं जी ये तो फिर महंगा नहीं पड़ता, तो महंगा ही पड़ता है। बात ये नहीं है कि महंगा पड़ता है छोड़ दें, इसके अपने प्रॉब्लम है, वो क्या बात हुई कि जी ये चीज जो है ये सस्ती है तो ले ले, भी सस्ती है तो फिर क्या हो, दूसरे दिन खराब होगी तो उसका फायदा क्या हुआ। तो इससे बेहतर नहीं है कि जूता जो है वो एक ही दफा 1000 रुपए का ले ले, तो चाइना का जूता लेते हैं, वो किसी के घर भी नहीं पहुंचते तो हाथ में पकड़ के जाना पड़ता है, हाँ, तो बेहतर नहीं है कि जरा आप ले ले अच्छा जूता, ताकि कोई साल तो गुजारे ना। आप लेते हैं 300 वाला जूता, 400 वाला, 500 वाला, वो गरीब ऐसा होता है कि वो जिसके घर जाना होता है, घर से तो पाँव पर डाल के निकलते हैं, लेकिन अगले के घर में पहुंचने से पहले पहले वो पाँव से हाथ पर आया हुआ होता है, तो इसका क्या फायदा हुआ। तो ये नहीं है कि वो महंगा है वो सस्ता है, तो फिर वही रखें, जाहिर है कि हर एक के अपने अपने बहरहाल एडवांटेज या डिसएडवांटेज। चाइना वाले कहते हैं जी आप जो ले लेते हो 5000 का जूता और 4 साल वही एक ही जूता एक ही डिजाइन पहनते हो, कहते जी हमारा जूता लें, हर रोज नया जूता, चाहे वो 400 रुपए का है, 5000 के देखें कितने शूज आ जाने, ये उनका आइडिया है, ठीक है, ये भी अच्छा ही है कि जी 5000 के दर्जन जूते ले लें और हर महीने बाद जरा डिजाइन बदल बदल के पहन लें, तो ठीक है जी, जिस तरह से वो कहते हैं। तो बहरहाल ये मैं थोड़ा सा कल भी इसको जो है वो डिस्कस करूँ, ठीक है जी। अब अगली क्लास का टाइम हो गया है, आप अपने क्वेश्चन ना सोच के रखा करें, सोच के रखा करें क्वेश्चन।